हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, वो प्रमुख तथ्यों की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्रमुख पदाधिकारी हुए हैं अलग अलग राजवंशों में, कौन कौन से हुए, क्या हुए हैं, उनकी हम यहाँ पे जानकारी देखने वाले हैं। ऐसा मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर बाकी के गुप्त साम्राज्य के भी अधिकारी होंगे सारे, है ना। तो प्राचीन भारतीय साम्राज्य के जो इतिहास है उसके प्रमुख अधिकारियों की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। देखो भैया, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रमुख पदाधिकारियों की या मुख्य अधिकारियों की बात। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का जो शासन था वो एक तंत्रीय शासन हुआ करता था। एक तंत्रीय मतलब केंद्रीयकृत शासन हुआ करता था। पूरा साम्राज्य जो है 9 प्रांतों में विभाजित हुआ करता था, जिनको चक्र कहा जाता था। तो अशोक के समय 5 चक्र का अधिपति हुआ करता था ये, है ना। तो प्रत्येक को चक्र कहा जाता था, याद रखना। ये चक्र पूछ लिया जाता है, ये चक्र का क्या मतलब है। मौर्य साम्राज्य चक्र मतलब प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। सो इन प्रांतों में एकीकृत शासन मतलब समझ पा रहे हो ना कि सबसे ऊपर जो है पूरा शासन किसके पास हुआ करता था, केंद्र सरकार के पास हुआ करता था। तो केंद्रीय प्रशासन हम सबसे पहले समझने वाले। केंद्रीय प्रशासन में सम्राट सबसे बड़ा व्यक्ति हुआ करता था। कौन? सम्राट हुआ करता था, राजा जिसको हम बोल रहे हैं। साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी यही हुआ करता था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्ति इसके पास ही होती थी। ये प्रधान हुआ करता था। सम्राट की स्वेच्छाचारिता पर मंत्री परिषद और जनपद तथा लोकमत का नियंत्रण हुआ करता था। मतलब कहने की बात यह है कि सम्राट यहाँ पे बिल्कुल निरंकुश नहीं हुआ करता था। निरंकुश मतलब उस पर कहीं ना कहीं अपने मन से हर काम नहीं कर सकता था। उसके पीछे मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। मंत्रिपरिषद के अलावा जनपद भी हुआ करती थी और लोकमत। ये सारी चीजें डिपेंड करती थी कि राजा कैसे क्या निर्णय लेगा, कैसी सारी चीजें करेगा। और इन सब के पीछे ही तो ये प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं, ठीक है। तो उनको ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। राजा प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करता था, अपनी संतान की तरह प्रजा को रखता था। और साथ ही साथ प्रशासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति, सेना का संचालन वह कौन स्वयं कर लेता था। कौन करता था? राजा करता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी स्वयं हुआ करता था, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी जैसे आज हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है वो सेना के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वही चीज हुआ कर रही थी। सम्राट के जो सहायता करने वाले होते थे, परामर्श देने वाले होते थे, वो होते थे कौन? मंत्रिपरिषद। तो इन मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज और 18 प्रकार के तीर्थ ये अधिकारी होते थे। तीर्थ जिनको कहा जाता था, ये प्रमुख रूप से हुआ करते थे अलग अलग। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, 18 अलग अलग अधिकारी, ठीक है। अधिकारियों को ही क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तो अलग अलग 18 अधिकारी अलग हुआ करते थे। कौन कौन थे, क्या क्या थे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मंत्रिन की हम बात करें। मंत्रिन मतलब हुआ करता है प्रधानमंत्री। कौन भैया? प्रधानमंत्री को यहाँ पे मंत्रिन कहा गया है। युवराज तो आप जानते ही हैं भैया, है ना। युवराज मतलब जो राजकुमार हुआ है वही राजकुल से संबंधित और राजा का पुत्र, इसको युवराज कहा जाता था। पुरोहित तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पुरोहित मतलब धर्म कर्म का कार्य करने वाला। सो धार्मिक कार्यों से संबंधित व्यक्ति को यहाँ पे पुरोहित कहा जाता था। सेनापति तो सेना का सर्वोच्च शासक हुआ करता था, देखरेख करता था। मतलब वैसे तो सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राजा ही हुआ करता था, लेकिन उसके अलावा जो सेनापति हुआ करता था वो सेना का संचालन और देखरेख सारा करने का काम करता था। दौबारिक मतलब द्वार, राज दरबार में जो सीमाएं हैं या जो द्वार हैं उनका प्रमुख हुआ करता था दौबारिक, है ना। अंतर्वैदिक, क्या नाम है भैया? अंतर्वैदिक मतलब अंतःपुर का अध्यक्ष। अंतःपुर मतलब महल कहलाता है। तो महल का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको अंतर्वैदिक कहा करते थे। समाहर्ता क्या है? संग्रह करता था, मतलब टैक्स कलेक्शन का काम करता था। कौन? समाहर्ता। सन्निधाता, क्या नाम है भैया? सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष हुआ करता था। क्या? राजकीय कोष का अध्यक्ष कौन? सन्निधाता, ठीक है। प्रशासता, क्या नाम भाई? प्रशासता होता था कारागार का अध्यक्ष। जो जेल इत्यादि हुआ करते थे उसका अध्यक्ष कौन हुआ करता था? जेलर जिसको हम कहते हैं, है ना। प्रदेष्टि जो कमिश्नर को कहा करते थे, यहाँ पे कमिश्नर को प्रदेष्टि कहा जाता था। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। यहाँ खलनायक नहीं है, ये नायक ही है। नायक को नगर रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था, उसका अध्यक्ष हुआ करता था कौन? नायक, ठीक है। पौर कौन कहलाता था? पौर मतलब नगर का जो कोतवाल हुआ करता था उसको पौर कहा जाता था। व्यवहारिक अगला व्यक्ति जो प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था, जिसको हम आजकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा करते हैं, वही। कर्मांतिक, क्या है भैया?
इन सारी चीजों का रखरखाव करता था, देखरेख करता था, अध्यक्ष हुआ करता था उद्योगों और किसका, कारखानों का। दंडपाल, दंडपाल मतलब दंड देने वाला व्यक्ति। कौन दंड देता, पुलिस। और अनुशासन स्थापित करने वाले जो दल होते हैं उनका ये अध्यक्ष हुआ करता था। कौन, दंडपाल। दुर्गपाल तो समझते, दुर्ग मतलब होते किले, तो दुर्गपाल जितने भी दुर्ग हुआ करते थे उनका अध्यक्ष हुआ करता था किसका, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करेंगे, मंत्री परिषद के सदस्य जो थे उनको 48,000 पण हमने पता था कि ये करशार्पण होता है। करशार्पण मतलब तांबे के जो सिक्के हैं, तो 48,000 इनकी वेतन हुआ करती थी किसकी, मंत्री परिषद के सदस्य। राज्यपाल जो हुआ करते थे उनको 12,000 पण का वेतन वार्षिक रूप से दिया जाता था। जितने भी अध्यक्ष हुआ करते थे उनको 1000 पण का वेतन दिया जाता था। साथ ही साथ जो पैदल सेना होती थी उनको 500 पण। जो रथ चलाने वाले लोग होते थे, रथिक जिनको कहते हैं, 200 पण। और आरोही को, आरोही मतलब अश्वारोही, घुड़सवार वगैरह, 500 से 100 पण। सबसे कम 60 पण वेतन किसको मिलता था, आरोही को। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार से। चलिए, ये सारी व्यवस्था हमने किसकी कर ली, किसकी कर ली, मौर्य साम्राज्य के अधिकारी। और अन्य क्या क्या होते थे अधिकारी, अन्य विभागीय अध्यक्ष। तो सबसे पहले जो है लक्षण अध्यक्ष जिनको कहते हैं, लक्षणाध्यक्ष। ये भैया मुद्रा और टकसाल, मुद्रा टकसाल मतलब जहां से बनाए जाते थे वो, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे लक्षणाध्यक्ष। पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष मतलब पण के अध्यक्ष। राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत ये अध्यक्ष हुआ करते थे। आयुषाध्यक्ष है ना, आयुपा लिखा है, आयुषाध्यक्ष अस्त्र शस्त्र के निर्माण और रक्षा का अध्यक्ष आयुषाध्यक्ष को कहा जाता है। पौतवाध्यक्ष, क्या भैया, पौतवाध्यक्ष, पौतव नापतौल, बाट, तराजू इत्यादि जो भी चीजें हुआ करती थी उनके अध्यक्ष क्या है भैया, ये पौतवाध्यक्ष कहलाते थे। मानाध्यक्ष, मानाध्यक्ष मतलब समय, मान, स्थान, इनके निर्णय पे जो भी निर्णय लिया जाता था इन चीजों के संबंध में, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन, मानाध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष मतलब शुल्क वाला अध्यक्ष। राजकीय धन हो गया, जुर्माना हो गया, इन सारी चीजों से संबंधित जो कार्यों का अध्यक्ष हुआ करता था उसको शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। सूत्राध्यक्ष, सूत्र मतलब होता है सूत, सूत मतलब कटाई बुनाई वाला काम, तो कटाई बुनाई जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, सूत्राध्यक्ष कहलाता था। सीताध्यक्ष, सीता होती थी भूमि, तो है ना जो कृषि भूमि होती थी उसका अध्यक्ष कौन है, राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष सीताध्यक्ष। सुराध्यक्ष, सुरा मतलब सुर, सुरा मतलब होता है सुर, सुरा और सुंदरियों, सुरा मतलब होता है मदिरापान, है ना। सो आबकारी जिसको कहा जाता है, आबकारी विषयों का अध्यक्ष कौन होता है, सुराध्यक्ष कहलाता था। सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष मतलब कसाई खाने जो हुआ करते थे उस समय उनके अध्यक्ष को सूनाध्यक्ष कहा जाता है। मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष मतलब जो राजकीय चिन्ह हो गई, राजकीय मुद्रा हो गई, पासपोर्ट इत्यादि जो, पासपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, उस समय ऐसी कोई प्लेन व्यवस्था नहीं थी पासपोर्ट की, लेकिन हाँ उस समय जो आधार कार्ड वगैरह जो अपने कार्ड जो होते थे, परिचय पत्र जो होते थे, वो पासपोर्ट से संबंधित कार्यों का अधिकारी मुद्राध्यक्ष कहलाता था। विविताध्यक्ष, कौन भैया, विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष होता है चारागाह का अधिकारी। क्या भैया, चारागाह का अधिकारी विविताध्यक्ष कहलाता था। यूताध्यक्ष, यूताध्यक्ष मतलब जुओं इत्यादि विषयों का ये अध्यक्ष होता है। जुआ मतलब वो बाल वाले जुए नहीं, वो जुआ खेलने वाला जुए, है ना। बंधनागाराध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष मतलब जेल विभाग का ये निरीक्षक हुआ करता था भैया, ठीक है, बंधन कारागार इत्यादि का अध्यक्ष, ठीक है। नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष मतलब पशु निरीक्षक कहलाता था ये नवाध्यक्ष। नौकाध्यक्ष, नौकाओं का जल मार्ग से संबंधित जो यातायात हुआ करता है उसका अध्यक्ष नौकाध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष, ये अध्यक्ष है ना, गड़बड़ लिखा हुआ अध्यक्ष, ठीक है। सो बंदरगाह, पत्तन मतलब जो बंदरगाह इत्यादि होते हैं ना, पत्तन कहते हैं, विमान पत्तन, है ना। सो उनका अध्यक्ष होता था। गढ़ी का अध्यक्ष, ये फिर दिया है मानिए, गढ़ी का अध्यक्ष मतलब वेश्यालय जो वहां हुआ करते थे उनके जो निरीक्षक होते थे उनको गढ़ी का अध्यक्ष कहा जाता था। संस्थाध्यक्ष, व्यापार का प्रबंधन करने वाले संस्थाध्यक्ष कहलाते थे। सैन्य विभाग के अध्यक्ष, सैन्य विभागाध्यक्ष। पदाति, अश्व, रथ और गज, ये 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी। पदाति मतलब पैदल, अश्व मतलब घुड़सवार, रथ मतलब रथिक और गज मतलब हाथी वाली जो सेना है। इनके जो अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्हें सैन्य विभागाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है भैया। अब इसके बाद हम बात करें गुप्त साम्राज्य की। किसके भैया, गुप्त साम्राज्य की। ये मौर्य साम्राज्य के तुमने पिछले कर लिए, गुप्त साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो भैया सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष मतलब क्या, ये कर्मचारी सब विभागों का निरीक्षक होता था। ये जितने भी कर्मचारी विभाग होते थे उन सारे कर्मचारी विभागों का निरीक्षक होता था। और इस पद पर कौन भैया, बड़े लोग, उच्च वंशीय लोग ही नियुक्त किए जाते थे। भंडारगाराधिकृत, भंडार
भंडारागार जो होते थे ना, जो बढ़िया जो हम बियर हाउस होते हैं जिसमें हम सामान रखते, तो भंडारगाराध्यक्ष है ना। सो अधिकृत है, ये कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। महासेनापति, महासेनापति या सेना का सबसे बड़ा पदाधिकारी हुआ करता था महासेनापति। महादंड नायक यानी महासेनापति के अधीन अनेक महादंड नायक होते थे जो सैन्य संचालन करते थे। क्या करते थे? सैन्य संचालन। मतलब ये मान लो कि जो सेना अध्यक्ष, सेनापति बड़ा, उसके अंदर सेना अध्यक्ष, अलग अलग सेनाओं के अध्यक्ष, तो ये महादंड नायक कहलाते हैं। रण भंडार गारिक, रण भंडार मतलब लड़ाई हो गई, रण हो गया, युद्ध हो गया, तो उसमें जो भंडार की जो आवश्यकता है उसकी, तो सेना के लिए जो अस्त्र शस्त्र हो गए, भोजन हो गए इत्यादि जो आवश्यक सामग्री है उसको जुटाने का जो जिम्मा होता था, किस पर होता था? जिस विभाग पर, उस विभाग का ये प्रधान कहलाता था रण भंडागारिक। ठीक है भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत मतलब ये बल पूर्ण काम करता होगा। सेना छावनी व्यूह रचना, सेना छावनी व्यूह रचना, ये जितने भी विभाग होते थे इनका अध्यक्ष कौन होता था? महाबलाधिकृत हुआ करता था। दंड पाशाधिकरण, दंड पाशाधिकरण, दंड देने वाला पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी यही कहलाता था महासंधि विग्रह। संधि विग्रह करना मतलब संधि इत्यादि करना, तो कहां करोगे? अंतरराष्ट्रीय विभाग है ना, विदेश विभाग जो कहलाता था उसका सर्वोच्च अधिकारी क्या है? महासंधि विग्रह कहलाता था। विनय स्थिति स्थापक, कौन भैया? विनय स्थिति स्थापक। वैशाली की एक मोहर पर यह नाम अंकित है। इसे यह प्रकट होता है कि अधिकारी धर्म और आचरण आदि इन सारी विनय स्थिति, ये मतलब आदमी कैसा है उसकी सारी जानकारी रखता होगा, उसका अधिकारी होता होगा। दूत तो हम जानते ही हैं भैया, यह राज्यों में राजदूत का कार्य करते थे और वहां से यहाँ खबर फैलाना, पहुंचाना और ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये दूत हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे द्रुवाधिकरण। क्या भैया? द्रुवाधिकरण, द्रुवाधिकरण मतलब ये भूमि कर जो है टैक्स के रूप में वसूल करता था वो व्यक्ति हुआ करता था। सॉल्किक, सॉल्किक मतलब शुल्क वाला, यह जो शुल्क कर लेते थे ना, वो कर लेने वाला कर्मचारी होता था। गौलविक, गौलविक मतलब वन, वनों का अध्यक्ष गौलविक कहलाता था। महाक्ष पटलिक, क्या भैया? महाक्ष पटलिक, यह राजकीय आदेशों का, राजकीय आय व्यय लेखा जोखा इत्यादि रखने वाला क्या है? कर्मचारी हुआ करता था। तो भैया इतने ही है ये गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी। इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। हमने मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी देख लिए, गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी देख लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी अन्य प्रमुख तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।